एपिसोड 29। नौकर और मालिक। वरुण, ध्रुव, कार्तिक, आर्यन और अमन चलते चलते एक जगह पहुंचते हैं। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। वो कोई जंगल नहीं था, बल्कि शांति मठ जाने का रास्ता ही था। पांचों जब उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तो एक जगह उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के चारों ओर कई लोग आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। आर्यन हल्के से इशारा करता है, जैसे कह रहा हो, यहाँ नहीं रुकना, आगे बढ़े। बाकी सब लोग उसका इशारा समझ जाते हैं और चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद आर्यन उन्हें एक कुटिया के पास ले जाता है। वो धीरे से कहता है, यही है बूढ़े पुजारी की कुटिया। जैसे ही वे सब कुटिया के पास पहुंचते हैं तो उन्हें अचानक दो लोग रोक लेते हैं। ये वही दो लोग थे जो पिछली बार भी यहीं खड़े थे जब सेठ बूढ़े पुजारी से मिलने आया था, और ये कुटिया बूढ़े पुजारी की ही थी। पिछली बार की तरह उन दोनों में से एक शिष्य आगे बढ़कर बोला, हम बूढ़े पुजारी के शिष्य हैं, बताइए आपको क्या काम है। ध्रुव, वरुण, कार्तिक, आर्यन और अमन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिर्फ आंखों के इशारे से ही वे तय कर लेते हैं कि बूढ़े पुजारी के अलावा किसी को कुछ नहीं बताना है। यह बात सबसे पहले आर्यन समझ जाता है। वो आगे बढ़कर शांति से कहता है, जी मुझे जो भी काम है वो सीधे उन्हीं से है, और वो काम भी बहुत ज़रूरी है। कृपया आप हमारी उनसे मुलाकात करवा दीजिए। वैसे भी हमारे पास बहुत समय है, हम इंतज़ार करने को भी तैयार हैं। बस हमें उनसे मिलवा दीजिए। शिष्य ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर हम आपकी बात उनकी जगह किसी और से करवा दें तो कैसा रहेगा। इस बार आर्यन ने तुरंत और दृढ़ स्वर में जवाब दिया, नहीं, मुझे उन्हीं से ही बात करनी है। आर्यन की बात को शिष्य ने महत्व दिया। उसने सिर हिलाकर कहा, अच्छा तो आप सब यहीं थोड़ा इंतजार कीजिए। शिष्य वहां से चल पड़ा, पर वह कुटिया के अंदर नहीं गया, बल्कि सीधे उस ओर बढ़ा जहां पूरे शांति मठ की सभा लगती थी। आर्यन अपने दोस्तों से धीरे से बोला, शायद कोई बैठक वगैरह चल रही होगी, इसलिए वो व्यस्त होंगे। अब उनके शिष्य ऐसा कह रहे थे। इतना ही बोल पाया था कि वही शिष्य फिर उनकी तरफ लौटता दिखाई दिया। वो पास आकर बोला, गुरुजी आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद एक पुजारी उनके सामने आया, लेकिन उन्हें देखते ही सबके चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। वो कहीं से बूढ़े पुजारी नहीं लग रहे थे। उनकी उम्र और बूढ़े पुजारी की उम्र में काफी अंतर था। वो पुजारी मुस्कुराते हुए बोले, आओ तुम सब मेरे साथ आओ। सबके मन में सवाल तो उठे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। वे चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिए। वो पुजारी उन्हें एक दूसरी कुटिया तक ले गया। आर्यन और अमन के मन में ये बात खटक रही थी कि जब हम पहले से ही बूढ़े पुजारी की कुटिया के बाहर खड़े थे तो ये हमें किसी दूसरी कुटिया में क्यों ले जा रहे हैं। लेकिन दोनों ने खुद को शांत किया। सोचा शायद बूढ़े पुजारी ने अपनी कुटिया बदल ली हो। वो पुजारी दरवाजा खोलकर उन्हें भीतर ले गया। कुटिया बिल्कुल साधारण थी। भीतर सिर्फ वही सामान सामान था जो किसी ब्रह्मचारी के घर में पाया जाता है। कुछ चटाइयाँ, दीपक और ग्रंथ। वो पुजारी उनकी ओर देखता है और कहता है, मैं अनंत पुजारी हूँ। अनंत पुजारी ने सहज स्वर में कहा। बूढ़े पुजारी शांति मठ का त्याग कर चुके हैं। अब वे सब कुछ पीछे छोड़ हिमालय में तपस्या करने चले गए हैं। मठ के नियमों के अनुसार उनकी जगह मुझे दी गई है। तो अब तुम लोगों को जो भी कुछ काम या कुछ कहना है वो मुझसे कह सकती हो। उनसे मिलना अब संभव नहीं है। सब चुप थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बात आगे बढ़ाएं या यहीं रोक दें। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन ध्रुव सबसे अलग था। उसने तुरंत कदम आगे बढ़ाए और बोला, पुजारी जी, हमें रुद्रकोटि में से ये मिला है। उसने जलासा और मिटा सा हुआ कागज अनंत पुजारी की ओर बढ़ाया। अनंत पुजारी ने कागज हाथ में लेते हुए कहा, ये वही काकोटी है जो सालों से बंद पड़ी थी। ध्रुव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ। अनंत पुजारी कागज को ध्यान से देखने लगे, लेकिन उसमें लिखी हुई बातें अधूरी थी। कहीं अक्षर जले हुए तो कहीं जबरन मिटाए गए।
करीब 10 मिनट तक वो उस कागज को बस घूरते रहे, मानो उसमें कुछ ढूंढ रहे हो, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा हो। थोड़ी देर बाद सच्चाई ऐसी जो पूरे गांव के लिए जानना जरूरी है। अनंत पुजारी इतना कहकर अचानक रुक गए, मानो उनके होठों तक बात आकर भी अटक गई हो। उन्होंने एक बार सबको देखा, फिर नजरें झुकाने लग रहा था जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हो। ध्रुव उनकी चुप्पी देख रहा था, वो उनके अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब अनंत पुजारी ने आगे कुछ नहीं कहा तो ध्रुव खुद ही बोल पड़ा, क्या हुआ पुजारी जी, आप कहते कहते चुप क्यों हो गए? अनंत पुजारी ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, तुम सब जरा कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ। मैं चाहता हूँ कि ये बात केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रहे। तुम यहीं रुको, बाकी सब बाहर जाओ। आदेश सुनते ही वरुण, कार्तिक, आर्यन और अमन चुपचाप कुटिया से बाहर निकल गए। ध्रुव भीतर ही ठहरा रह गया। करीब 15 मिनट बाद ध्रुव बाहर आया। बाकी चारों पहले से ही कुटिया के पास खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। ध्रुव को देखते ही सब उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए और पूछ बैठे, क्या कहा पुजारी जी ने? ध्रुव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने कोई सीधी जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि वे अब कुछ बड़ा करने वाले हैं, और ये बात जितने कम लोगों को पता चले उतना ही बेहतर है। पुजारी जी ने यह भी कहा था कि जब मेरे ये तपस्या सफल हो जाएगी तो मैं स्वयं गांव वालों को सब कुछ बता दूंगा। अभी और कुछ कहना संभव नहीं है। ध्रुव ने यही बात बाहर आके सबको बताई और सबने भी उस पर भरोसा कर लिया, पर असलियत कुछ और ही थी जो ध्रुव और अनंत पुजारी के बीच हुई थी। जैसे वे दोनों मिलकर कुछ बड़ा करने जा रहे हो, वो भी इतनी शांति और गुप्तता से कि किसी को आवाज तक ना हो, और जब तक किसी को पता चले उनका काम पूरा हो चुका हो। पांचों दोस्त फिर से चल पड़े रुद्रकोटि की ओर। रास्ते में जब वे घाट की तरफ बढ़ रहे थे तो सामने से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। उसकी उम्र काफी ज्यादा थी और वह रुद्रकोटि से घाट की ओर बढ़ रहा था। दूर से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो पास आया पहचान में आ गया। वह था लल्लू, वही लल्लू जो अमर सिंह का खास नौकर था। पहले तो उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वरुण और उसके दोस्तों पर पड़ी, उसके चेहरे पर तुरंत एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई, मानो वह इन्हीं से मिलने आया हो। वरुण ने लल्लू को पहचान नहीं पाया। कार्तिक को भी नहीं पता था कि ये व्यक्ति कौन है। तभी आर्यन बोला, अरे वरुण, ये तो तुम्हारे घर के पुराने नौकर में से एक हैं। अमन भी सहमत हुआ। हाँ, आर्यन सही कह रहा है। इतना सुनते ही लल्लू नदी पार कर सीधे वरुण के सामने आ खड़ा हुआ। लल्लू वरुण से बोला, छोटे मालिक, आपको हमारे साहब ने याद किया है, यानी आपके ताऊ जी ने। वो आपसे मिलना चाहते हैं। हम तो काफी देर पहले ही आ गए थे, लेकिन जब कोठी में ताला लगा देखा तो वहीं रुक गए। फिर जब आप नहीं आए तो हम वापस लौटने लगे, लेकिन अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। चलिए छोटे मालिक, चलिए। लल्लू का आग्रह बिल्कुल साधारण और नम्रता से भरा हुआ था, लेकिन वरुण का मन बिल्कुल भी वहां से जाने का नहीं था, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लल्लू को पहले ही अमर सिंह ने समझाया दिया था, वरुण एक बार में नहीं मानेगा, उसे किसी तरह मनाना पड़ेगा। और लल्लू तो था ही अपने मालिक का सच्चा वफादार। उसने फिर विनती करते हुए कहा, छोटे मालिक, आप नहीं जानते कि हमारे साहब, अब यानी आपके ताऊजी ने कितनी परेशानियों में जो रहे हैं। हर वक्त उन्हें नई नई मुसीबतों से जूझना पड़ता है। अब उनकी उम्र आराम करने की है, लेकिन वो आज भी सारे काम कर रहे हैं। ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो आपसे सिर्फ कुछ बात करना चाहते हैं, और सच कहूँ तो कल से उनका तबीयत भी कुछ सही नहीं है। बेटा, तुम्हारे पापा और ताऊ जी के बीच भले ही जो कुछ हुआ हो, लेकिन जब तुम्हारे ताऊ खुद तुम्हें एक मौका दे रहे हैं फिर से घर में आने का, तो क्या तुम्हें उन्हें एक बार सुनना नहीं चाहिए? और उन गुस्से में बोला, देखिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पर ना मैं उस घर में जाऊंगा, ना ही मुझे अपने ताऊ जी से मिलना है। मुझे जाने दीजिए। और वैसे भी धूप बहुत तेज है।
लल्लू झुककर बोला, मालिक आप चाहे कोठी में जाएं या ना जाएं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप अपने ताऊ जी से नहीं मिले तो जिन लोगों की मंशा आपके घर को खत्म करने की है उन्हें बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या आप जानते हैं आपके ताऊ के पास असीम संपत्ति है और उस संपत्ति पर वो लोग नजर गड़ाए बैठे हैं जो ना आपके परिवार के हैं और ना ही आपके खून से जुड़े हैं। अगर आपने मिलने में देर भी कर दी तो आपके पूर्वजों का कर्म अधूरा रह जाएगा, उनकी बरसों की कमाई और मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनकी इकट्ठी की गई संपत्ति आपके बजाय कोई और मौज मस्ती में उड़ा रहा होगा। ये सब आपका ही है और जब आप अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे उस घर में लौटकर, तभी आपको एहसास होगा कि आपका परिवार भी असल ताकत क्या है। इतना कहते कहते लल्लू अचानक रुक गया, जैसे वो आगे की बात सबके सामने नहीं कहना चाहता हो। ध्रुव ने उसकी आंखों में झांककर तुरंत सबको समझ लिया। वो धीरे धीरे वरुण से थोड़ी दूर जा खड़ा हो गया। उसके साथ ही कार्तिक, आर्यन और अमन भी वरुण से अलग होकर कुछ कदम पीछे हट गए। जैसे ही बाकी सब दोस्त थोड़ी दूर हुए, लल्लू धीरे से वरुण से बोला, छोटे मालिक आप नहीं जानते कि आपके घर में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आपकी दोनों चाचियां काफी समय से आपकी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठी हैं। इसी कारण वो घर के भीतर अलग अलग षड्यंत्र रच रही हैं और जब से उन्हें ये पता चला है कि आप गांव के प्रेसिडेंट की कुर्सी अब आप संभालने वाले हैं, तब से उन्होंने आपके ताऊजी को जीना हराम कर दिया है। कल रात तो उनका बाइक भी हवेली में आ पहुंचा है। वो साफ साफ कह रहा था कि आपके ताऊजी से उनकी बात, अगर उस संपत्ति पर किसी का हक होगा तो वो उसकी बहन का होगा। छोटी मालिक, एक और बात जो मैं कहना नहीं चाहता पर अब मजबूरी है, आपकी दोनों चाचियों ने शादी भी सिर्फ इस मकसद से की है कि ताकि आपके घर की संपत्ति पर कब्जा जमा सके और आपके दोनों चाचा चाचियों की संतान ना होना भी किसी साधारण बात का नतीजा नहीं है। इतना कहते कहते लल्लू अचानक चुप हो गया। वरुण गंभीर स्वर में बोला, मैं समझ गया, आप आगे बताइए। लल्लू धीरे से कहा, मालिक बस इतना ही काफी है, अब आप चलिए, समय बहुत कम है। वरुण भीतर से शांत था पर उसके मन में गहरी सांसें चल रही थी। उसने पीछे मुड़कर अपने दोस्तों की ओर देखा और बोला, ध्रुव मैं अभी जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। फिर लल्लू की ओर मुड़कर बोला, मैं हवेली सिर्फ इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि बात मेरे पूर्वजों की है और उनकी मेहनत की भी। बस इतना कहकर वरुण लल्लू के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव, कार्तिक, अमन और आर्यन रुद्रकोटि की राह पकड़ते हुए आगे बढ़ गए। एपिसोड 29 समाप्त। हमारी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।